कैसे है बच्चों। मैं घर बैठे शिक्षा में आपका एक बार फिर से इतिहास हिस्ट्री सीबीएसई क्लास 10 का इम्पोर्टेंट टेस्ट फर्स्ट चैप्टर का लेकर के आया हूँ, जो एग्ज़ाम में अक्सर आपको ये काम करेगा और इकट्ठा इससे पहले आपको कहीं किसी चैनल पर नहीं मिला होगा। ये पहला एकलौता ऐसा चैनल है जिस पर आपको ये डेट जो है एक साथ आपको देखने को मिलेगा, और भी वन बाय वन समझते हुए। इसलिए इसको आप फॉरवर्ड ना करके एक रिमाइंड करके आप पढ़िए उसको धीरे धीरे करके और समझिए। एग्ज़ाम में आपको ये नंबर लाने में इम्पोर्टेंस रोल निभाएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं अपने डेट की तरफ, लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपके तहत पहली बार पहुंच जाए, ताकि आप उससे मिस ना करो। अगर नोटिफिकेशन नहीं ऑन करेंगे तो आपको ये डेट जो है, चाहे कोई भी और भी मुख्य इम्पोर्टेंस चैप्टर जो है, मुख्य इम्पोर्टेंस मैटर जो है, ये मिस हो सकता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हिस्ट्री हम पढ़ते हैं सिर्फ अपने 10th पास करने के लिए नहीं। ये इम्पोर्टेंट डेट जो है, आपको कभी सिविल की एग्ज़ाम की तैयारी हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में हिस्ट्री का या सोशल साइंस का इम्पोर्टेंस रोल होता है। इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंस रोल के तहत ही पढ़िए, ये ना कि सिर्फ 10th क्लास पास करने के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए सबसे पहला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इम्पॉर्टेंट इवेंट, ये चैप्टर फर्स्ट का है, जिसमें लिखा है कि 1688 ईस्वी में क्या हुआ था। पहला डेट इसमें 1688 लिखा हुआ है कि 1688 में था इंग्लिश पार्लियामेंट हैड सीज्ड पावर। क्या किया, मोनार्की से इंग्लिश पार्लियामेंट जो है इसको पावर को हटा लिया। उसके बाद क्या लिखा कि एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो है एक यूनियन बना, जिसके वजह से रिजल्ट ये हुआ कि इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। वही ग्रेट ब्रिटेन की यूनाइटेड जो ग्रेट ब्रिटेन है इसकी स्थापना हुई, फॉर्मेशन हुआ, आधारशिला रखी गई। ठीक है, अगला पॉइंट में आते हैं हम लोग 1789 1789 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑक्योर्ड। क्या लिखा है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑक्योर्ड है, इसमें जो है ठीक हो गया। उसके बाद लिखा है कि 1797 में नेपोलियन इन्वेड्स इटली, नेपोलियनिक वाज बिगिंस हैं। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया और वहाँ से युद्ध जो है शुरू हो जाता है। अब लिखा है कि 1801 में आयरलैंड वाज फोर्सी बाई इनकोऑपरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। इसमें हुआ क्या कि 1801 में आयरलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम में शामिल करने के लिए एग्री हो गया। उसके बाद 1804 में लिखा है कि 1804 वाला तो आप जानते होंगे, ये कॉमन डेट है कि नेपोलियन कोड लागू हुआ था इसमें हैं। इसमें और एक बात क्या हुआ कि एब्लाइसिंग द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, जो है जो बर्थ से जो वहाँ पर थे उनको भी कुछ चीज़ से रोका गया। अपहेल्ड इक्वलिटी हैं बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, और जिसका जो वंशागत था उनसे जो है उस चीज़ को हटा लिया गया। 1814 से 1815 के बीच में क्या हुआ, डिफीट ऑफ नेपोलियन बाय यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, पर्सिया, रसिया, ऑस्ट्रिया। क्या किया इसने कि यूरोपीय शक्तियों द्वारा जो है ये नेपोलियन को हराया गया। कौन कौन से शामिल थे यूरोपियन कंट्री में, लिखा है कि ब्रिटेन, पर्सिया, रसिया और ऑस्ट्रिया, ये तीनों के द्वारा जो नेपोलियन को हराया गया। ठीक है, उसके बाद 1815 में क्या हुआ कि द यूरोपियंस पावर मेट इन वियना। क्या हुआ, द यूरोपियन पावर्स मेट इट एट वियना टू ड्रा अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, द इटली ऑफ वियना वाज सिग्न्ड। अब क्या हुआ, लिखा कि यूरोपियों के लिए एक समझौता करने के लिए क्या हुआ, एक वियना से मुलाकात किया। ठीक है, और आज भी ये लिखा है कि सेटलमेंट ऑफ यूरोप, ताकि मैटर जो है यूरोप का जाकर के अंततः जो है सेटलमेंट हो जाए। ठीक है, 1815 में कंजर्वेटिव की स्थापना हुई। ये रिजिम्स है, मतलब रूढ़िवादिता जो है ना उस समय बड़ा ही प्रचलन में था। वैसा चीज़ रूढ़िवादिता एक हिंदी और शब्द है जो आपको लग रहा है कि रूढ़िवादिता है क्या। रूढ़िवादिता मतलब जैसी परंपरा जो सदियों से चलती आ रही हो
और जिसको ख़त्म करने के लिए कोई तामील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगला चल रहा डेट में हम लोग 1821 में ग्रीक स्ट्रगल क्या कर रहा था, ग्रीक जो है स्ट्रगल कर रहा था किसके लिए, फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन के लिए, शुरुआत से ही स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, 1830 में, पहले तो 1821 वाला जो क्वेश्चन बताया आपको, ये आपको घुमा कर भी दे सकता है। ग्रीक स्ट्रगल जो है कब से कर रहा था, किस कौन सा डेट था, तो आपको 1821, मतलब घुमा फिरा कर किसी भी तरह से क्वेश्चन देगा, आपको अलग नहीं भागना है। ठीक है, अगला है 1830। इसमें क्या हुआ, द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन, क्या हुआ, द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands। इसमें क्या हुआ, एक जुलाई क्रांति, सुना ना, जुलाई क्रांति एक चिंगारी की तरफ बढ़ी और ब्रुसेल्स में विद्रोह के कारण बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। क्या हुआ, एक बार और फिर से सुन लीजिए। 1830 में क्या हुआ कि जुलाई क्रांति की चिंगारी और ब्रुसेल्स में विद्रोह के कारण बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ये क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब 1830 में क्या हुआ भाई, ये सारे डेट इंपॉर्टेंस है, आप याद रखिएगा, 1 से 2 बार अगर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 1830 में जूसेपी मेज़नी हैड साउट टू पुट टुगेदर अ टोरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। इसमें क्या हुआ, तो लिखा है कि जूसेपी मेज़नी यूरोप में एकता का लिखा है कि गणराज्य आर्थिक का लिखा है टोरेंट प्रोग्राम फॉर ए यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। क्या हुआ कि अधिक वहाँ पर जो है कठिनाई होने लगा, जिसके वजह से ये साथ जो है रहा। ठीक है, उसके बाद 1832 में क्या हुआ, थोड़ा सा डेट जो अटपटा है, आपको एक बार में क्लियर नहीं होगा, इसको बार बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये डेट जो है क्लियर होगा। 1832 में लिखा है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज सिग्न्ड एंड ग्रीक वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। क्या हुआ, ये इनके भी कॉन्स्टेंटिनोपल जो पीपल जो थे इनके बीच और ग्रीक के बीच में जो है एक संयुक्त स्वतंत्र रूप में समझौता हुआ। ठीक है, एज इंडिपेंडेंट, और ताकि ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इनको जो है मान्यता दे दिया गया। कब, 1832 ईस्वी में। 1848 में क्या हुआ, रिवोल्यूशन इन यूरोप में जो है, सिंपल सी बात है, ये तो छोटा सा वर्ड है, आपको सब लोगों को समझ में आ गया होगा। 1848 में रिवोल्यूशन इन यूरोप में जो एक रिवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, और उसके बाद 1848 में लिखा है कि रीन्यूकेशन ऑफ द फ्रेंच मोनार्क, रीन्यूसिकेशन ऑफ द फ्रेंच मोनार्क, लिखा है कि रीन्यूसिकेशन ऑफ द मोनार्क क्या हुआ, हाँ, अब ले क्या हो गया, 1848 में रीन्यूकेशन ऑफ द फ्रेंच मोनार्क, अब क्या फ्रेंच मोनार्क का जो है त्याग हो गया। ये क्या हुआ कि ये फ्रांसीसी सम्राट जो है ये अपना पद को जो है त्याग दिया। 1848 में क्या हो कि 831 निर्वाचित, लिखा कि 831 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च्ड टूवर्ड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन। क्या हुआ कि 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद की ओर मार्च किया। ठीक है, और उसके बाद यह है कि जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का मसौदा जो है एक तैयार किया कि जर्मन राष्ट्र जो है बनेगा तो उसके लिए खाका बनाना जरूरी है। एक कोई भी देश को चलाना है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना उतना ही जरूरी है जितना देश को चलाना। ठीक है, अगला में आया 1852 से 1860 में। क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, लिखा है कि चीफ मिनिस्टर कैबियोर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेडिमोंट ऑफ इटली। अभी क्या हुआ भाई, यहाँ पर लिखा है कि मुख्यमंत्री कैबोर जो है इटली के पीडमोंट के प्रधानमंत्री बने। लिखा है ना, पीडमोंट के ये प्रधानमंत्री बन गए। 1859 से 1870 के बीच में क्या हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्या हुआ,
कि इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन मतलब क्या होता है, एकीकरण। ठीक है, आप लोग इस सबसे बड़ी चीज़ है कि इम्पोर्टेंस जो मीनिंग है, आप लोग किताब को देखते रहिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, अगर रोक रोक करके आप वीडियो जो है देखेंगे तो मीनिंग को जरूर लिखेंगे हिंदी। इससे क्या होगा कि आपको अर्थ समझने में आसानी होगी। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि 1859 से 1870 के बीच में यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। इटली, इसका मतलब ये हुआ इटली का एकीकरण हुआ। उसके बाद 1861 में 1861 में क्या हुआ, विक्टर एमेनुअल जो था, विक्टर एमेनुअल लिखा है कि द्वितीय, सेकंड है, ठीक है ना, वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। इसने क्या किया कि संयुक्त इटली को राजा घोषित कर दिया। क्या, पिडमेंट को राजा घोषित कर दिया गया। उसके बाद लिखा है कि 1864 में बिस्मार्क फॉट अ वार अगेंस्ट डेनमार्क एंड टुक कंट्रोल ऑफ स्केल्विंग। इसमें क्या हो भाई, तो लिखा है कि बिस्मार्क ने डेनमार्क के खिलाफ क्या किया, युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और स्वेलिंग पर अधिकार कर दिया। ये स्लेस्विंग है, ये स्केल्स्विंग, स्लेस्विंग ऐसे ही करके कुछ नाम है, पढ़ने थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। सेल्स्विंग जो है एक नाम है जिस पर इसने अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद 1866 से 1871 में क्या हुआ कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, फिर से जर्मनी का एकीकरण हुआ। पहले जो था 1859 से 70 के बीच में इटली का यूनिफिकेशन हुआ था, अब यहाँ पर जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। एज ए असेंबली क्या लिखा है, जर्मन राज्यों में कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, इंपॉर्टेंट पर्सनल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग, इसमें सब लोग हैं, चीफ मिनिस्टर भी है। ठीक है ना, गैदर्ड इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्साइल्स टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाई कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्सिया। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले अपना इंग्लिश किताब निकाल लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पर पढ़ते रहिए, पढ़ रहा हूँ मैं, आप उसको मिलाइएगा। सामने सामने होगा तो हर चीज़ जो है समझने में आसानी होगा। ठीक है, क्या हुआ वो, ये लिखा है कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो उसके बाद जर्मन राज्यों के राजकुमारों ने क्या हुआ कि जर्मन राज्य के राजकुमारों ने सेना के प्रतिनिधि, क्या लिखा है यहाँ पर कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी, सेना के प्रतिनिधियों ने क्या लिखा है कि महत्वपूर्ण एशियाई मंत्रियों, ठीक है ना, यहाँ तक कि उसमें मुख्यमंत्री बिस्मार्क भी सहित है, अलग नहीं है उनका, कि एक सभा, लेता नहीं, फिर से मैं पुनः पढ़ दे रहा हूँ कि देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट है, आप इस बात को समझिएगा। ठीक है ना, हल्के में मत लीजिए, आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तब समझेंगे आप। लिखा कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का एकीकरण जब हुआ तो लिखा कि जर्मन राज्यों के राजकुमार, क्या लिखा है, असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन के राजकुमार जो थे, उसके बाद सेना के प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण प्रशियाई मंत्रियों, जैसे क्या है, इसमें लिखा है कि ये सब मुख्यमंत्री बिस्मार्क भी सहित है, उसको अलग नहीं किया गया, सब लोग जो है कि एक सभा जो है प्रेसिया के कैसर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में जर्मन साम्राज्य की घोषणा करने के लिए वर्साय में क्या किया इसने, वर्साय में दर्पण के हॉल में, वर्साय में एक दर्पण का हॉल था जहाँ पर सब लोग एकत्र हुआ था। ठीक है, सब लोग जो है कहाँ हुआ था, वहाँ पर एकत्र हुआ था। उसके बाद लिखा है कि 1867 लिखा है कि हब्सबर्ग रूल्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियंस। ठीक है, तो लिखा है कि हैबसबर्ग शासकों ने हंगरी वासियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की, मतलब ज़्यादा उसको इम्पैक्ट किया, ज़्यादा उसको जो है मतलब आर्थिक रूप से उसको मदद पहुंचाया। ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि हैबसबर्ग शासकों ने हंगरी वासियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। और उसके बाद लिखा है कि स्लाव, अगला चैप्टर में आगे 1905 में 1905 में स्लाव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हब्सबर्ग एंड ऑटोमन्स एम्पायर। क्या हुआ यहाँ पर भाई, लिखा है स्लाव राष्ट्रवाद जो था हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में के बल में बटोरता मतलब इकट्ठा करने लगे सब लोग। उसके बाद लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वहाँ पर
आपने देखा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत यहीं से जो है लिखा है कि 1914 में। और इसके बाद क्या हुआ, जब सब लोग इकट्ठा होने लगे तो बहुलता जब बढ़ने लगी तब 1914 में क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का ओपनिंग हो गया। इसी के साथ ये इम्पोर्टेंट, इतना आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर डेट है ये 23 जो है आपको ये इम्पोर्टेंट डेट मिला। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एक से बार में अगर नहीं समझ में आए तो उसके 2 बार में 3 बार में आप वीडियो को देखेंगे या नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर वीडियो देखना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप इसको आसानी से बार बार देख सकते हैं, अगर लिखने से बचना चाहते हैं तो ठीक है। उसके बाद आप जो है तो ये इम्पोर्टेंट डेट जो है आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको ये हो सकता है कि कोई कंपटीशन में कामयाब, देखिए कोई भी कंपटीशन के लिए 9, 10th, 11, 12 ये सब ये 4 क्लास जो है, इन्हीं क्लासों में से कहीं भी SST का क्वेश्चन आता है। और ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट कभी बदलने वाला नहीं है। आज पढ़े तब पर भी, 10 साल के बाद पढ़े तब पर भी वो अलग से आपको एक नोट्स बनाना पड़ जाएगा, अलग से याद करना पड़ेगा। इसलिए आप इस डेट को याद रखेंगे या नोट्स बनाएंगे, जिससे आपको आने वाले समय में चाहे कोई BPSC हो, UPSC हो, जो भी PCSC हो, आप SSC हो, CHSL हो, इस सारे एग्ज़ाम में जो है हिस्ट्री से 50% क्वेश्चन ज़रूर रहता है। आप इस बात को मानिए। अगर नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, आपको 12th बाद आपको खुद समझ में आएगा। जब कभी कंपटीशन जब आप फाइट करोगे तो आपको पता लग जाएगा, या कहीं अगल बगल में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये इम्पोर्टेंट डेज ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द अगले पॉइंट पर और अगले नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए